साथियों, आज हम जननायक के रूप में सुविख्यात समाजवादी के एक जीवंत मिसाल के रूप में पूरे देश में अपनी एक पहचान, नई पहचान छोड़ने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह में इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले हम उन्हें कोट कोट नमन करता हूं और अपनी ओर से आए हुए सभी भाइयों, नौजवान साथियों तथा मन पर बैठे हुए नेताओं की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। जिस भी नेता का विचार लोगों के बीच में सदा जीवित रहता है, न रहने के बावजूद भी वो अमर रहता है, तो कर्पूरी ठाकुर जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी क्योंकि उनके विचार हमारे बीच में है, इसलिए हम कर्पूरी ठाकुर जी को मानते हैं कि उनके विचार हैं तो कर्पूरी ठाकुर भी है, नहीं रहने के बावजूद भी वो अमर है, हमेशा हमारे बीच में रहेंगे। इसी के साथ ही साथ उन तमाम सामाजिक परिवर्तन के महान योद्धाओं को भी मैं ओरसा नमन करता हूं, वंदन करता हूं, जिससे प्रमुख रूप से सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाडगे, महाराज ब्रह्मा जी, पेरियार ललई सिंह यादव, महाराज सिंह भाटी जी के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानव कांशीराम जी को भी मैं पुरस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ये भारत जो पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के रूप से जाना जाता था, आज वो भारत जिस भारत में कभी म्यांमार बर्मा भी था, अफगानिस्तान भी था, ईरान की सीमाओं तक भारत जाता था, नेपाल भी था, वो भारत जिसने विश्व सिलेंडर को काट कर पूरी सेना को बंधक बना करके यूनानी सेना को भुट्टा टेकने में मजबूर किया था, वो दीन हो गया, गरीब हो गया, मजलूम हो गया, लाचार हो गया। आज जिस देश में दूध भीड़ की हत्या रहती थी, जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी भारत में 80 करोड़ लोग लाचार, गरीब, मोहताज जिंदगी जी रहे हैं, जो 5 किलो 10 किलो चावल तो अपनी जिंदगी मान बैठे हैं। 80 करोड़ लोग के जीवन जीने का आधार 5 किलो 10 किलो चावल। साथियों, आखिर तक क्यों समाजवाद जो राजनीतिक पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था कि हर जोर जन्म के चक्कर में संघर्ष वाला नारा है, ये समाजवादियों का नारा था। जब जब
इस देश पर संकट आया है, जुर्म जाति अत्याचार बढ़े हैं, तब तक समाजवादियों ने अगुवाई की है, समाजवादियों ने देश को दिशा दिया है। और साथियों, जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जी, जयप्रकाश नारायण राम ठाकर राम लोहिया जी, कर्पूरी ठाकुर जी, नेताजी नारायण सिंह यादव जी आज इसी कड़ी के संघर्षशील नेताओं में से शुमार रहे हैं। क्या कारण है जो भारत पूरे विश्व में धर्मगुरु के रूप में जाना जाता है, जिस भारत को दुनिया आदर्श मानती है, आज भी 50 देशों से ज्यादा देशों में जहां बुद्ध के विचार जाने जाते हैं, माने जाते हैं, अनेकों देशों का राष्ट्र धर्म भी जहां बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है, वही बुद्ध की धरती भारत में यहां के कुछ चंद चतुर्स्वार्थी लोग पूरी मानवता को कलंकित किया, वर्ण में बांटकर, जाति में बांटकर, छुआछूत ऊंच नीच की खाई पैदा कर मानवता का गला घोटने का पाप किया है। आज क्या कारण है कि आज के दिन पैदान का कोई व्यक्ति जब रहनुमाई करने के लिए आगे आता है तो जाति शब्दों का प्रयोग कर उसे छीटाकटी की जाती है। अभी निशान जी ने और भाई विश्वकर्मा जी ने विस्तार से बताई कि कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने तो कुछ जाति के घमंड के में लोगों ने उनके खिलाफ नारा लगाया। इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी को जाति अपमान के करोड़ झूठ देने पड़े। यहां जातियां सर्वोच्च में बोलती है, देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश इसलिए नहीं करने दिया होता क्योंकि वहां जाति समाज में पैदा हुआ। इसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से राजस्थान पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में उनको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि दलित समाज के थे। हमें याद है रामेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनके लिए भी इलावा किया गया। कुर्सी छोड़ो, रामेश यादव के भी लिए इलावा दिया, कुर्सी छोड़ो, आनंद जाओ, भैंस चलाओ। तो ठाकुर जी ने कहा गया कुर्सी छोड़ो, दूल्हा पकड़ो, बाल बनाओ। आखिर क्यों ऐसा? अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2017 में, यही भाजपा के लोगों ने कालिदास मुख्यमंत्री आवास को पहले गौमूत्र से धुलवाया, उसके बाद गंगा जल से धुलवाया। क्या कारण है? कि जो देश की विरोधियों में, जो देश को अपने खून पसंद रह करके देश के 140 करोड़ लोगों को रोटी खिलाने का काम करते हैं, वो मजदूर किसान के परछाई से इनको घृणा आती है। ये नफरत के सौदागर लोग आज इंसानियत का गला घोट रहे हैं। जो विश्व धर्मगुरु भारत की अपनी एक पहचान थी,
उस भारत का मजाक बना रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, ये विडंबना है। ये पूरी दुनिया में ये देश ऐसा है जहां पर प्रभुभाव का मजाक उड़ाया जाता है। अभी कल एक टीवी डिबेट में मैंने देखा, सुना, एक कोई संत जी थे, कहते पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी डिबेट में भागी। उन्होंने कहा, संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती है उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? ये सोच है। यहां पर पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है। और वैसे भी जो खुद भगवान है, जो सबका कल्याण करता है, हम इंसान ही क्या है कि उसको हम प्राण प्रतिष्ठा करें? इसका मतलब है हम भगवान के अस्तित्व को भी नकार रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग अपने को भगवान से बड़ा साबित करने में लगे हुए हैं कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला वो भगवान चल रहा है, क्योंकि भगवान के अंदर जीवन वो दे रहा है। अरे भाई, भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, उस अयोध्या में हजारों साल से पूजे जा रहे हैं, करोड़ों लोग उनके समर्थक हैं, अनुयायी हैं, भक्त हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो जिसकी पूजा करोड़ों हजारों साल से नहीं हो, उसके अंदर नया प्राण प्रतिष्ठा करने का औचित्य क्या है? इसलिए साथियों, आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छिपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। जो भगवान है, भगवान है। हमारे प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान नहीं होगा, वो पहले से भगवान है। अगर हम प्राण प्रतिष्ठा करके बाबा ही लूटना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप अपने को भगवान से बड़ा साबित करने पर लगे हुए हो। ऐसे ढोंग को समझना होगा। आज देश का नौजवान करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए इस प्रकार के ड्रामे का सहारा लिया जा रहा है। अगर वाकई में धार्मिक नुकसान होता है तो चारों शंकराचार्य भी उस कार्यक्रम में होते। चारों शंकराचार्य में एक ही शंकराचार्य है। और देश की राष्ट्रपति भी आमंत्रित होने के बाद भी यहां नहीं आई, इसलिए कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में अपमान के करोड़ों भूल अभी भूल नहीं पाएंगे, फिर अपमानित न होना पड़े, इसलिए उन्होंने अपनी इज्जत का ध्यान रखते हुए अयोध्या नहीं है। आज ये कार्यक्रम केवल भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रह गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में मैं टीवी में बैठ के देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग
कार्यकर्ता भत्ता आयोजक किसी कोने से नहीं कहा था कि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान है। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम बन के रहे और जितने बड़े कलाकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी उस कलाकारी में चार चांद लगाने का काम हमारे देश की मीडिया ने खूब किया। पिछले 20 दिन से मीडिया के लोगों के पास देश की कोई समस्या का कोई हवाला नहीं था। 20 दिन से चल रहा था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा। किसी मीडिया ने अपना अकल नहीं लगाया, अपना दिमाग नहीं लगाया कि हजारों साल से पूजा करने वाला भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों? वो तो पहले से भगवान के रूप में स्थापित था, पहले से कल्याण की मूर्ति के रूप में पूजे जा रहे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा ने इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों का सोच बदलने की कोशिश की कि सारे के सारे लोग हमारे इस तिकड़म के शिकार हो जाए। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी पर सवाल न करें, सरकारी नौकरी पर सवाल न करें। भाजपा सरकार में आते ही सरकारी नौकरियां गायब क्यों हो गई, इस पर कोई सवाल न उठाए। महंगाई से आम जनता की कमर टूट रही है, महंगाई पर चर्चा न हो। किसानों को दूना लाभ दिलाने वाली सरकार दूना लाभ तो नहीं दिला पाई। अलबत्ते जब किसानों के खेत में उत्पाद तैयार होता है तो सरकारी ट्रेकेन नदारद होते हैं। किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना उत्पाद बेचना पड़ता है। किसान इस पर बहस न करे, इसलिए लाओ प्राण प्रतिष्ठा पर सबको अटकाओ। आज छुट्टा जानवरों का आतंक कहना करके किसानों पर टूट रहा है। मैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले मैं एक आवासाई दिया था। शाम हुआ नहीं, किसान ट्रैक लेकर के अपने खेतों का चक्कर लगाता रहता। एक जगह मैंने गाड़ी रोक दी। उस किसान से मैंने पूछा, भाई रात में अभी तो 7 बजे तुम यहाँ खेत भी क्या कर रहे हो, पानी लगाए हो क्या? कहा नहीं, पानी लगाए भाई। उसने कहा भैया छूटता जानवर फसल आके सरसों 2-2 दिन में आते चल जाते हैं, तो मैं टायर से लेकर अपना खेत काटने आया। हर जगह पर किसान की तरह चौकीदारी अपने खेत की करता नजर आया। आज छुट्टा जानवरों के मारने से रोज कहीं न कहीं मौतें हो रही हैं। कहीं सांड के पटक देने से, कहीं सांडों से टकरा करके मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन में एक्सीडेंट के माध्यम से मौतें होना। और इस प्रकार से सरकार अपनी जवाबदेही से बचने के लिए सिगोफेबाजी में लगी हुई है। धर्म के नाम पर हमें भरमाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि हम मूल मुद्दे से भटक जाएं और इनकी पकड़ में फंसकर हम कुछ और सोचने लगे, सही मुद्दे को हम भूल जाए। कभी गांव के जो हमारे छोटे लघु मध्यम व्यापारी हैं, इन पे भी आपत्ति आ रही है। इनका भी शोषण पहले जीएसटी के माध्यम से किया गया। अब जीएसटी से संबंधित सारे मामले को ईडी को सौंपकर ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारियों की भी कमर तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब माननीय प्रधानमंत्री की नजर में तो केवल 1-2 व्यापारी काफी है, अदानी और अंबानी। और व्यापारी क्या करेंगे? अब तो शहरों में घर बैठे बच्चे ऑर्डर करते हैं
और सेल्समैन आकर के मोटरसाइकिल पर सामान उनके घर पहुंचा जाता है। तो क्या रोज कमाने वाला व्यापारी सेल्समैन बन पाएगा क्या? एक करोड़ों अरबों की सौदा करने वाले लोग, धंधा करने वाले लोग 100 25 50 200 सेल्समैन रख लेते हैं। लेकिन जो रोजमर्रा का व्यापारी है, तहसील का व्यापारी है, ब्रांच का व्यापारी है, जिला मुख्यालय का व्यापारी है, छोटे शहरों का व्यापारी है, अब उसके यहां ग्राहक आना ही बंद हो जाएगा तो बड़े क्या करेगा? इस सरकार को चिंता है केवल अदानी और अंबानी। वो छोटे लघु मध्यम व्यापारी जिन लोगों ने भाजपा की सरकार बनाने के लिए कभी वोट भी दिया था, नोट भी दिया था, आज उन पर भी आफत टूटने वाली है। उनका भी कारोबार ठप होने की हालत में जा रहा है। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों में छोटे व्यापारी अभी से सरकार को पोषण शुरू कर दिए, क्योंकि बड़े शहरों में सेल्समैन के माध्यम से घर बैठे सामान भेजने की प्रथा ज्यादा चल गई। और जब सेल्समैन घर पहुंचाएगा सामान तो छोटे दुकानदारों के यहां ग्राहक अपने आप आना जाना कर देंगे बंद। यही नहीं, आज ये सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए, साथियों आज धर्म का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह करना चाहती है। ये पहली विफलतम सरकार है जिसने देश को बेचने का बात किया, देश बेचना शुरू कर दिया। आप जानते हैं देश के सभी बंदरगाह बेच दिए गए, सभी एयरपोर्ट बेच दिए गए, एयर इंडिया बेच दिया गया, देश के सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें भी अपने चहेते उद्योगपतियों को दे दिया गया। एलआईसी जैसी बड़ी संस्था को भी अदानी के हवाले कर दिया। यानी ये सरकारी विभाग, ये सरकारी प्रतिष्ठान, ये सरकारी संस्थान जिन्हें सरकारी नौकरियां मिलने की नौजवानों को उम्मीदें थी, वो अब अदानी और अंबानी के हवाले हो गई। अगर अदानी और अंबानी के हवाले हो गई तो इन विभागों में तो सरकारी नौकरी कभी नहीं मिलने वाली। आउटसोर्सिंग के माध्यम से वहां जाकर के 8,000 10,000 पर काम करेंगे लोग, और 8,000 10,000 12,000 अगर कोई पगार पाएगा अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएगा, अपने माता पिता की दवा में क्या लगाएगा? वो खुद मोहताज रहेगा। लखनऊ जैसे शहर में, कानपुर जैसे शहर में, इलाहाबाद जैसे शहर में, या अन्य किसी बनारस जैसे बड़े शहर में तो आधा पैसा तो किराए से हो जाएगा। 5,000 में वो खाएगा क्या, बचाएगा क्या? विश्वकर्मा जी, एक बार मेरा डुमरिया में कार्यक्रम था, मैं 32 सौ निकल रहा था, एक दुकान पर मैंने प्रिंट पे लिखा था बीटेक चाय वाला। यानी बीटेक करने के बाद दूसरे सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसने चाय की दुकान खोल लिया, बोर्ड भी लगा लिया। और आपके लखनऊ में एक कई 3 पहिया वाहन चलते हैं, उसमें एक दो को मैंने खुद देखा, ग्रेजुएट टैक्सी वाला, एक ने बीटेक टैक्सी वाला, ऐसे ऐसे ये बेरोजगारी का बन है। पहले केंद्र की सरकारें
निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करती है। जब निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होता था तो सरकारी नौकरियों की संभावनाएं बढ़ती थी, रोजगार सृजन होता, रोजगार के अवसर बढ़ते। भाजपा एक ऐसी सरकार है जो सरकारी विभाग जिस लाभ वाले उपक्रम है, इसमें कोई भी जितना मैंने गिनाया कोई नुकसान वाला हानि वाला विभाग नहीं, सब लाभ वाले हैं। जितने बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, रेलवे स्टेशन, सारे ट्रेनें, LIC, ये सब लाभ वाले संस्थान हैं। इसको करके अदानी और अंबानी, यानी देश बेचने का काम सरकार कर रही है। बुद्धिजीवी इस पर चर्चा न करे, मीडिया के लोग डिबेट में इस विषय को ना उठाए। देश का बेरोजगार नौजवान अपनी नौकरी की विषय में न सोच पाए, किसान अपना उत्पाद का सही दाम लेना भूल जाए, व्यापारी भी धर्म के नाम पर मुझ पर लट्टू हो जाए। इसलिए ये दुनिया भर का कार्यक्रम 1 महीने से प्रचार प्रसार करके कल भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा जश्न पूरा हुआ अयोध्या में। साथियों, मैं कहना चाहता हूं, आलोकतंत्र खतरे में है। भाजपा की सरकार हिटलरशाही के रास्ते पर चल रही है, लोकतंत्र खतरे में है। और यही कारण है कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए, कुचलने के लिए विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ ED, CBI, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर तथ्य आरोप लगाकर FIR दर्ज कराए जाते हैं। ED की नोटिस भेजकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। हमारे तमाम मीडिया के लोग भी, जिन लोगों ने निष्पक्ष खबर चलाने की कोशिश की, तमाम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ भी FIR हुई। उनको भी कुछ जेल में जाना पड़ा और उसके बावजूद नहीं माने तो चैनल के मालिक से कहकर के उस वरिष्ठ पत्रकारों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। साथियों, लोकतंत्र में जहां विपक्ष सत्ता पक्ष का सही मार्ग दर्शन के लिए समय समय पर क्षेत्र, प्रदेश, देश की जन समस्याओं को सामने रखती है, वहीं पर मीडिया के लोग भी अपने निर्भीक, निष्पक्ष और पारदर्शी खबरों के माध्यम से सही तस्वीर लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज चाहे विपक्ष हो चाहे मीडिया हो, सबको खत्म करने की कोशिश इस नामीशाही सरकार की चल रही है। और साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि आज जो भी समाजवादी सोच के लोग हैं, ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब देश बेचा जा रहा हो, लोकतंत्र खतरे में हो, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण खत्म किया जा रहा हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत पिछड़ों को दिया गया आरक्षण समाप्त करना, निष्प्रभावित किया जा रहा हो, शून्य किया जा रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से आज संविधान पर भी चोट किया जा रहा है। देश बेचा जा रहा है। लोकतंत्र खत्म करने के लिए ED, CBI, इनकम टैक्स का उपयोग किया जा रहा है।
तो संविधान पर आरक्षण का भी गिरफ्त होता जा रहा है। वहीं पर आज देश में हर क्षेत्र में एक ऐसी परिस्थिति से लोग गुजर रहे हैं कि चाहते हुए भी वो अपनी व्यथा व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ऐसे समय पर जब हम कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं, जन्म शताब्दी समारोह मना रहे हैं, हमें संकल्प में जाना चाहिए कि सही मायने में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाना उसी समय सार्थक होगा जब समाजवादी लोग मुट्ठी बांध करके फिर से इस क्षेत्रशाही सरकार को जमात देने के लिए सड़क और संघर्ष के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करें। आज साथियों, यहां पर जात पात छुआछूत ऊंच नीच और भेदभाव फिर से बड़े पैमाने पर साजिश के तहत बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आप मान रहे हैं एक और हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, दूसरी ओर आजादी के 75 साल की जाने पर भी इस भारत में दुनिया जिसे विश्व धर्मगुरु कहता है, इस भारत में भाजपा सरकार आने के बाद आदिवासियों पर पेशाब किया जाता है, दलितों के शरीर पर मलमूत्र किया जाता है, पिछड़ों के बच्चों को स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गलत मानसिकता के शिकार अध्यापकों द्वारा बुरी तरह पिटाई कर देने से मौत की घाट उतार दिया जाता है। ये देश जब आजादी का 75वां वर्षगांठ मना रहे हो तो वहां पर इस देश के राष्ट्रपति को भी मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से आज हम विषम परिस्थितियों की दौर से गुजर रहे हैं। अगर हम चुप रहेंगे, हम गूंगे बहरे अंधे बंजन तमाशबीन के रूप में खड़े रहेंगे तो लुटेरे अभी तो कुछ सरकारी प्रतिष्ठान बेचे हैं, आगे आने वाले समय में पूरा देश में बेच सकते हैं, क्योंकि इस भाजपा सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने अंतर नहीं देखा। ईस्ट इंडिया कंपनी तो कम से कम नीमत थी, इस देश को लूटे थे, लेकिन खजाना अपने राष्ट्र के बैंक में डालते थे, और यहां के लुटेरे तो पूरे देश को लूट कर अपने चहेते उद्योगपतियों की तिजोरी में डाल रहे हैं। इसीलिए आप सावधान होने की आवश्यकता है। आज क्योंकि सुबह जब मैं लखनऊ से चला हूं तो भीषण कूड़ा था, मेरे मन में एक शंका भी थी कि आज इस विपरीत वृत्ति में कार्यक्रम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां आया देखा धूप खिल गई, सुबह यहां भी लगा हुआ मौसम था और साथियों यहां पर जो भी साथी आए हैं कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी समारोह मनाने के लिए, स्वाभाविक रूप से उनकी समाजवादी सोच इस देश में एक बार फिर संघर्ष के रास्ते चलकर हिटलरशाही सरकार को जवाब अवश्य देगी। कर्पूरी ठाकुर जी को एक बार मुझे लखनऊ बुलाने का अवसर मिला
विधान पार्क में पिछला वर्ष सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम का मैं संयोजक था। माननीय रामनेश कुशवाहा तत्कालीन लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव उसके अध्यक्षता किए थे। विधान पार्क में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। वो अंतिम मुलाकात थी। यद्यपि कर्पूरी ठाकुर जी को मैंने कई बार उनके साथ रूबरू होने का मौका मिला, यद्यपि मैं उसमें बहुत जूनियर था, लेकिन प्रणाम और अभिवादन करने का मौका कई ऐसे मौके को मिला। एक बार सर्दी के समय में मिला, विश्वकर्मा जी, कड़कती सर्दी थी और कर्पूरी ठाकुर जी 2 कुर्ता पहने थे। एक कुर्ता के ऊपर दूसरा कुर्ता पहने थे। तो वहां तो मैं पूछ नहीं पाया, बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। और उसमें कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, नेता विरोध रह चुके थे, बड़े नेता में शुमार थे। 4-5 बड़े नेता थे पूरे देश में, तो उसमें कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम था। तो मैं यही सोचता था कि इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कर्पूरी ठाकुर जी सदरी नहीं पहने हैं, कर्पूरी ठाकुर जी कोट नहीं पहने हैं, कर्पूरी ठाकुर जी कोई गर्म कपड़ा इस पे डाल सकते थे। एक कुर्ता पहने थे और उसके ऊपर दूसरा कुर्ता, तो स्वाभाविक रूप से कुर्ते के नीचे दूसरा कुर्ता भी दिखाई पड़ा। तो मैंने रामनेश कुशवाहा जी से अल्लाह से जाने के बाद रामनेश कुशवाहा जी से पूछा कि बाबू जी ये बताइए, कर्पूरी ठाकुर जी तो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नेता दल भी रह चुके हैं, समाजवादी आंदोलन के बहुत बड़े नेता हैं, और चौधरी चरण सिंह जी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो 4-5 बड़े नेता थे, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, कुमाराम आर्या जी थे और रामसेवक यादव जी थे। उसमें ये शरद यादव जी और रामदास पासवान जी उन्हीं मान नेताओं में थे। तो हमने कहा इतना बड़ा नेता, तो रामनेश कुशवाहा जी तुम नहीं समझते, हम समाजवादियों को पहनने और खाने से मतलब नहीं रहता। हम लोगों की जिंदगी फक्कड़ की जिंदगी होती, संघर्ष की जिंदगी होती। हमेशा गरीबों के बीच में रहे, गरीबों की लड़ाई लड़े हैं और उसी आबो हवा में रहते हैं। ऐसे जो मुख्यमंत्री रह चुका हो, चोटी का नेता रहा हो, इतनी सादा जिंदगी जीता रहा, स्वाभाविक रूप से ये हम लोगों की आदत है। लेकिन इस देश में जो जात पात छुआछूत उस चीज का महारोग है, वो ऐसे महान नेताओं को भी सम्मान नहीं दे सकते हैं। जातवादी व्यवस्था बड़े से बड़े नेता का अपमान करते हैं। यदि वो किसी दलित समाज में पैदा हुआ है, किसी पिछड़े समाज में पैदा हुआ है, किसी आदिवासी समाज में पैदा हुआ है, तो साथियों ये विडंबना। ये जबकि मैं ही नहीं, मैं तो जानता हूं, क्योंकि मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं। मैं ढोंग रसगुल्ला पाखंड में विश्वास नहीं करता। मैं मानवता का पुजारी हूं। मैं सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करता हूं। मैं लोगों के गुण का सम्मान करता हूं, प्रतिभा का सम्मान करता हूं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, हम कितने भी प्रतिभावान क्यों न हो, हम कितने भी बुरी क्यों न हो, हम कितने विद्वान क्यों न हो, हम कितने ईमानदार क्यों न हो, हम कितने कर्मठ क्यों न हो, लेकिन अगर हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, हम पिछड़े हैं, तो उनकी नजरों में हम जानवर से बदतर हैं। तो हमें इंसान नहीं मानते, जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए हमें मजबूर करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों ये विडंबना है यहाँ का वर्ण और जाति व्यवस्था का, छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव का। कुछ लोग
कुछ लोगों का यही जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव धर्म हो जाता है। जो हमारे लिए अन्याय है, जो जाति का चार है, वही कुछ लोग धर्म का चादर उठा करके अपने जुर्म जाति का चार अन्याय और शोषण को जस्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, जुर्म जुर्म होता है, अत्याचार अत्याचार होता है, शोषण शोषण होता है। और जहां भी जुर्म जाति अत्याचार शोषण होगा, समाजवादी उठ खड़ा होगा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, आंदोलन के लिए, संघर्ष के लिए, सड़क पर निकल करके दो हाथ करने के लिए। इसलिए फिर से वक्त आया है समाजवादियों, कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलते हुए, नेताजी मुलायम सिंह यादव के रास्ते चलते हुए, फिर से जिस प्रकार से फिरंगियों के खिलाफ कभी यहाँ आंदोलन हुआ था, उसी प्रकार से देश बेचने वालों के खिलाफ भी आंदोलन होना चाहिए और उनको सत्ता से बाहर करना चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं। हल्ला बोल हल्ला बोल, इन्हीं शब्दों के साथ में हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं भाई अमित ठाकुर जी को बहुत बधाई धन्यवाद देता हूं कि विभिन्न परिस्थितियों में भी आपने इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से आयोजित किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम में आयोजक मंडल के सभी साथियों को भी बहुत शुभकामना देते हुए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, अपने बात को ध्यान देता हूँ।